ये जो स्क्रीन है बस मुझे नहीं शो हो रही कि सबको नहीं शो हो रही? सबको हो रही है शो? हाँ सर, हो रही है। शायद से इंटरनेट इशू होगा कोई सा। अच्छा, सबको शो हो रहा है और यहाँ पर इसमें अटक के रह गया। कर चुके हैं, 4 बार कर चुके हैं। कह रहा सब गरीब है कि होगा अभी करके कोई दिक्कत नहीं। चलो स्टार्ट कर। तो अटक के रह गया। तुम क्या ऑनलाइन ले रहे थे क्या अभी तक? ऑनलाइन ले रहे थे? अच्छा। और गणेश भैया नहीं दिखाई दे रहे? कह रहे गणेश भैया नहीं दिखाई दे रहे। अच्छा, घर ही पर करते हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करते। कल हम लोग एपीआई फेचिंग देख रहे थे, ठीक है? सर डॉम मैनिपुलेशन अभी हो गया है कि नहीं हुआ? क्या हो गया? डॉम मैनिपुलेशन सर अभी हो गया है या नहीं? डॉम मैनिपुलेशन में और क्या है? वो जो तुमने पहले सेलेक्ट कर लिया, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और अच्छा। उसके बाद उसमें इनर टेक्स्ट चेंज कर रहे थे और सारी चीजें उससे कर रहे थे, ऐड इवेंट लिस्ट लगा रहे थे, वही तो है डॉम मैनिपुलेशन। हाँ सर, बस उतना ही है, यही पूछ रहे ठीक है, कल हम लोग फेक स्टोर एपीआई की से डेटा फेच कर रहे थे, ठीक है? आज हमें उसको शो करना था, ठीक है? पता सर ये नहीं तो यार। एक बार उसके से ये कनेक्ट होगा क्या? तुम्हारा डेटा बहुत सारा चला जाएगा भाई। क्या सर अनलिमिटेड है? कल वाला रिवीजन करा देंगे क्या? क्या हो गया? सर कल कल वाला एक बार रिवीजन करा देंगे। हाँ हाँ, रिवीजन करेंगे अभी।
तो अनलिमिटेड क्या पूरा का पूरा डेटा अनलिमिटेड मिल रहा है कि एक हद तक? कितने का? 350 में? 350 में कौन सा अनलिमिटेड हो गया भाई? अच्छा 5G तो मेरा भी है, मेरे में क्यों नहीं हो रहा? हाँ हाँ, तो ये तो पूरे जियो का वो करने लगा मार्केटिंग। 350 का रिचार्ज कराइए। चलो ठीक है। अरे वोडा वोडा फोन तो मर गए, उनको छोड़ो। चलो हम लोग ये देख रहे थे फेक स्टोर एपीआई, ठीक है। आज हमें क्या करना है, एपीआई से डेटा फेच करना है और उसको शो करना है फ्रंट एंड पे, ठीक है। इतना काम हमें करना है। गुड मॉर्निंग। तो पहले देखो हम लोगों के पास इसमें एपीआई में क्या है, गेट ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसमें लिखा है रिट्रीव अ लिस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल प्रोडक्ट्स। तो जितने भी प्रोडक्ट इनके पास है उनको फेच कर लो, ठीक है। अब इस जो एपीआई में 25-30 कुछ डमी डेटा पड़ा हुआ है, पहले हम लोग उसको फेच करेंगे, अपने पास लाएंगे, अपने एक स्टोरेज में रखेंगे, मतलब अपनी एक मेमोरी में रखेंगे, जो कि हम लोगों का एक वेरिएबल होगा। फिर वहां से इसको शो कराएंगे पूरे के पूरे डेटा को, ठीक है। तो एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बना लेना, ठीक है। और यहाँ पर एक खाली डिव बना लेना जिसकी आईडी होगी प्रोडक्ट कंटेनर। इसमें हम लोग सारे के सारे अपने प्रोडक्ट को रखेंगे, ठीक है। एक खाली डिव है जिसकी आईडी है प्रोडक्ट कंटेनर। स्क्रिप्ट डॉट जेएस में आना। एक बार दोबारा से बता देते हैं एपीआई फेच कैसे हम लोग कर रहे थे। एक फंक्शन बना लेना, ठीक है। फंक्शन फेच एपीआई, ठीक। और इस फंक्शन को कॉल करना मत भूलना, इस फंक्शन को कॉल करना मत भूलना, ठीक है। फेच एपीआई फंक्शन बनाना और उसको कॉल कर लेना। अब देखो इसके अंदर एपीआई हम लोगों को फेच करनी है, तो दो तीन चीजें तुम्हें करनी पड़ेंगी। पहले सबसे यहाँ पर लिखना फेच, ठीक है। फेच, और इसके अंदर अपनी एपीआई डाल देना, ठीक है। जो भी आपकी एपीआई हो वो इसके अंदर डाल देना। अभी मेरे पास है ये एपीआई, ठीक है। अगर आपको ये एपीआई चाहिए तो यहाँ पर भी है, इनकी वेबसाइट पे भी होगी। ये देखो, ये जो ग्रीन कलर से लिखी है यही इनकी एपीआई है, ठीक है। उसको उठा लो, ये इसको मैं आके पेस्ट कर दूँ, ठीक है। अब जो एपीआई से तुम्हारा रिस्पॉन्स आएगा उसको एक रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो, रिस्पॉन्स, ठीक। अभी जो एपीआई से रिस्पॉन्स आएगा वो हम लोगों का डेटा नहीं आएगा, ठीक है। वो या तो एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ठीक है, या तो एक रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा जिसमें हम लोगों के हेडर और बाकी सारी चीजें होंगी, ठीक। अगर हमें अपने एपीआई से डेटा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स को डॉट जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। रिस्पॉन्स को डॉट जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्स को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया डॉट जेसन पे, ठीक है। और जेसन आपका स्ट्रक्चर पे कन्वर्ट हो गया तो आपको एक डेटा मिल गया जो भी आपका बैकएंड से आ रहा था, उसको एक डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दो। इसको एक यहाँ पर डेटा नाम के वेरिएबल पे स्टोर कर दो, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। अब जो भी आपका डेटा एपीआई से आ रहा था वो इस डेटा नाम के वेरिएबल पे चला गया है, ठीक है। अच्छा, अगर अभी हम लोग इस डेटा नाम के वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे, हम लोगों के पास आएगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। एक और काम इसमें करना रहेगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन के आगे लगा देना अवेट, ठीक। फेच के आगे लगा देना अवेट, ठीक है। और फेच के जो क्लोजेस्ट फंक्शन है फिलहाल के लिए फेच एपीआई, इसके आगे लगा देना एसी, ठीक है। आपको रिस्पॉन्स डॉट जेसन के आगे लगाना है अवेट, फेच के आगे लगाना है अवेट, और फेच के जो क्लोजेस्ट फंक्शन है फेच एपीआई उसके आगे लगा देना है एसी, ठीक है। अब अगर आप इस डेटा को प्रिंट करते हो कंसोल डॉट लॉग डेटा, ठीक है, और अपना ये फंक्शन कॉल हो ही रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर जाएं,
यस सर, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, हम लोगों का पूरा डेटा हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, हम लोगों ने बस 3 लाइन का भी कोड लिखा है, हम लोगों की एपीआई फैच हो गई है। ठीक, अब देखो हम लोगों को डेटा मिल रहा है, ये डेटा कौन से वेरिएबल पे स्टोर हो रहा है, अभी जाके यहाँ डेटा नाम पे। ठीक है, और हम लोग क्या करा रहे हैं, इसको प्रिंट करा रहे हैं। हम लोगों को क्या कराना है, इसको शो कराना है फ्रंट एंड पे। ठीक है, प्रिंट नहीं कराना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आपने यहाँ पर एक प्रोडक्ट कंटेनर बना रखा है। ठीक है, इस प्रोडक्ट कंटेनर को पहले सबसे सेलेक्ट करो। सर एक बार अवेट और एसिंक का मतलब बता दीजिए। अवेट और एसिंक का बस इतना सा मतलब होता है, अवेट का मतलब होता है कि भाई वेट करो। ठीक है, एपीआई से आपका डेटा आने के लिए टाइम लगता है कुछ, वो हमें नहीं पता कितना टाइम लग जाएगा, वो यूजर के ऊपर डिपेंड करता है, यूजर के इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है, और ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यस हम लोगों को एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम, तो हम लोग उसके आगे लगा देंगे अवेट, फेच के आगे, इसीलिए हम लोग अवेट लगा देते हैं। ठीक है, यस सर। रिस्पॉन्स डॉट जेसन के आगे अवेट क्यों लगता है, क्योंकि जो भी आपका फेच होकर रिस्पॉन्स में डेटा आएगा, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा रॉ फॉर्मेट में। ठीक है, जिससे यूजर उसको देख सके उस डेटा को। ठीक है, तो उस डेटा को लोड होने में भी टाइम कुछ लगेगा, वो हमें नहीं पता, डिपेंड अपॉन यूजर का इंटरनेट। उसका इंटरनेट स्लो है तो धीमे धीमे वो डेटा उसको दिखेगा। ठीक है, तेज है तो डायरेक्ट पूरा दिख जाएगा, हमें नहीं पता ना कितने सेकंड लग जाएंगे, तो इसके आगे भी लगा देते हैं अवेट। ठीक है, ए सिंक आप हमेशा लगाओगे, अवेट के साथ साथ ए सिंक चलेगा। ठीक है, कि सिंक्रोनस एक वे में चलो। ठीक है, सॉरी, ए सिंक्रोनस वे में चलो। ठीक, ये बता देता है कि ए सिंक है तो मतलब ए सिंक्रोनस ये कोड है। ठीक है, कि कब चलेगा हमें नहीं मालूम, बट अभी के लिए तुम वेट कर लो। ठीक, तो ए सिंक आपका साथ साथ चलता है हमेशा अवेट के। तो ऐसा कुछ है। अब देखो हमारे पास ये एक डिव मिल रहा है। ठीक है, जिसकी आईडी है प्रोडक्ट कंटेनर। ठीक, अब हमें क्या करना है, हम लोगों के पास डेटा तो आ रहा है इस डेटा नाम के वेरिएबल पे। ठीक है, अब इस डेटा को हमें शो करना है प्रोडक्ट कंटेनर के अंदर। ठीक, अब इस डेटा, जो भी हम लोगों का डेटा आ रहा है, इसको हमें शो करना है प्रोडक्ट कंटेनर के अंदर। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो प्रोडक्ट कंटेनर को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, यहां से हम लोग कर लेंगे कॉन्स्ट कंटेनर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे आईडी दे रखी है। ठीक है, अच्छा आईडी दे रखी है तो गेट एलिमेंट बाय आईडी भी लिख सकते हैं। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर कंटेनर, प्रोडक्ट कंटेनर। ठीक है, आपने यहाँ पर एक कंटेनर बनाया है प्रोडक्ट कंटेनर नाम से। ठीक है, इसको आईडी दी है प्रोडक्ट कंटेनर। आपने क्या किया, स्क्रिप्ट डॉट जेएस में इसको सेलेक्ट कर लिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी प्रोडक्ट कंटेनर। ठीक, इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, और इसको सेलेक्ट करके एक वेरिएबल पे डाल दिया जिसका नाम है कंटेनर। ठीक है, अब हमें देखो कंटेनर के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट को शोकेस करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट आपका आ रहा है एक एरे की फॉर्म में। ठीक है, आपके पास ये 20 प्रोडक्ट आ रहे हैं। अच्छा चलेगा, यहाँ पर अगर हम प्रिंट करा के देखें हम लोगों का डेटा कैसा आ रहा है, डेटा देखो, यहाँ पर हम लोगों का डेटा आ रहा है ये एरे की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर ये देखो एरे है। ठीक, एरे के अंदर हम लोगों के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ आ रहा है, हम लोगों के पास डेटा तो आ रहा है इस वाले वेरिएबल के अंदर है, हम लोग ये तो समझ गए। अब एरे है तो एरे के ऊपर लूप लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे डेटा, डेटा डॉट फॉर ईच, डेटा डॉट फॉर ईच। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया जो भी डेटा है। ठीक है, उसके अंदर फॉर ईच के अंदर एक आपका एरो फंक्शन जाएगा। ठीक है, फॉर ईच के अंदर आपका एक एरो फंक्शन जाएगा। अच्छा, इसमें ऐसे भी बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है। ठीक, ऐसा भी ठीक है बट वैसा भी ठीक है, दोनों एरो फंक्शन के उसमें काउंट होते हैं। ठीक है,
यहाँ पर एक एरो फंक्शन जाएगा। अब यहाँ पर देखो डेटा के अंदर 20-25 प्रोडक्ट आ रहे हैं हम लोगों के, ठीक है। अब इसमें लिखा है डेटा डॉट फॉर ईच प्रोडक्ट, ठीक है, हर एक प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, हर एक प्रोडक्ट के लिए। देखो हम लोगों के पास अभी कंटेनर है, कंटेनर के अंदर अलग अलग हम लोगों को प्रोडक्ट शो करने, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेटा डॉट फॉर ईच, और हर एक प्रोडक्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको एक कार्ड बनाना है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। और यहां पर आपको एक डिव बना देना है, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट के लिए एक डिव बनाओ, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट के लिए एक डिव बनाओ, इसको एक वेरिएबल के अंदर डाल देना, कॉन्स्ट कार्ड इज इक्वल टू नाम, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट के लिए हम लोगों का डिव बनना चाहिए, ठीक है। अब देखो डिव बन गया, और डिव बन के कार्ड नाम के वेरिएबल पे जाके स्टोर हो गया, ठीक है। आप यहाँ पर ऐसे लिख देना, कार्ड डॉट इनर HTML, ठीक है, कार्ड डॉट इनर HTML। सर जब हमें न्यू डिव बनाना होगा तब हम क्रिएट एलिमेंट लिखेंगे। हाँ हाँ अरे क्रिएट एलिमेंट साफ साफ पता चल रहा है नाम से, ठीक है। आप एक एलिमेंट को क्रिएट कर रहे हो, गेट एलिमेंट बाय आईडी, आप एक एलिमेंट को आईडी से उठा रहे हो, ठीक है। क्वेरी सेलेक्टर आप तब यूज करोगे। अच्छा, अगर आपका क्वेरी सेलेक्टर देखो, एक तो तब यूज होता है जब आपके पास कोई आईडी ना क्लास रहती है, आपका डायरेक्ट टैग है, आपने क्वेरी सेलेक्टर लगा के H1 से उठा लिया उसको, ठीक है। क्वेरी सेलेक्टर आप आईडी और क्लास में भी उठा सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ लिख देते डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, आपने आईडी दे रखी है वहां पर प्रोडक्ट कंटेनर, यहाँ पर लिखते हैं आप हैशटैग प्रोडक्ट कंटेनर, ये भी सही तरीका है, ठीक है। अगर क्लास देते तो डॉट प्रोडक्ट कंटेनर, ठीक है। दोनों तरीका ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक। तो यहाँ पर हमने कह दिया डेटा डॉट फॉर ईच, और हर एक प्रोडक्ट के लिए उसका एक कार्ड बनाओ, और कार्ड के अंदर का डॉट इनर HTML क्या रहेगा आपका, कार्ड के अंदर का इनर HTML रहेगा। अभी के लिए एक इमेज टैग डाल देते हैं, ठीक है, एक इमेज टैग SRC के अंदर जिसका है इज इक्वल्स टू $, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग क्या डाल देंगे, जो अपना प्रोडक्ट आ रहा है ना, डाटा के ऊपर फॉर ईच लूप चल रहा है, हर एक प्रोडक्ट में जा रहा है, तो प्रोडक्ट के अंदर का इमेज, ठीक है, इमेज SRC के अंदर प्रोडक्ट के अंदर का इमेज, ठीक है। तो आपका कार्ड तो बन गया, अब इस कार्ड को आपको जोड़ना भी पड़ेगा अपने प्रोडक्ट कंटेनर से, ठीक है, ये भी करना पड़ेगा। तो आप क्या करना, यहां पर लिख देना कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड, ठीक है, कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड, ठीक है, और यहां पर लिख देना कार्ड, ठीक है, ऐसे करके लिखना है। अच्छा पहले देखते हैं ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। आ रहे हैं ना, इसको ना थोड़ा ध्यान से समझना है, यहाँ पर हुआ क्या भी, ठीक है। आपने एक लूप चलाया है, ठीक है। अच्छा एक ये भी बबल में ना रहना कि लूप आपका फॉर और वाइल तक रहता है, लूप का मतलब फॉर वाइल डू वाइल नहीं होता है। लूप का मतलब होता है, आपको समझना लूप होता क्या है, ठीक है। लूप आपके हर तरीके से बन सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, बस फॉर वाइल लूप तक, फॉर वाइल तक नहीं होता। वो लिखने का एक तरीका होता फॉर और वाइल, वो लूप नहीं होता सिर्फ, ठीक है, वो एक लिखने का तरीका है। लूप आपके लूप का सिंपल सा मतलब होता है आपका कुछ बहुत सारे एलिमेंट हैं, हर एक एलिमेंट में वो चलता जाए, ठीक है। अब उसमें लिखने का तरीका, फॉर वाइल लूप आपके अलग तरह से काम आते हैं, ठीक है। फॉर ईच लूप आपका अलग तरीके से काम आता है, ठीक है। आपका सॉर्ट फंक्शन अलग तरीके से काम आता है, वो भी एक तरह का लूप है, ठीक है। आपका पहले वो सॉर्ट कर देता है चीजों को, बाद में रख देता है, सारे एक, सबको एक तरह का लूप ही मानेंगे हम लोग, ठीक है। बट लिखने का ढंग सबका अलग अलग है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फॉर और वाइल डू वाइल 3 लूप होते हैं, उसके अलावा है नहीं कुछ, ठीक है। वो लिखने का एक तरीका है, फॉर और वाइल भी अलग अलग जगह यूज होंगे, ठीक है, उनका अलग वे है लिखने का। तो आपको यहाँ पर ये फॉर ईच लूप भी ऐसा ही है,
और ये तो सिंपल सा कह रहा है, फॉर ईच का मतलब क्या होता है, सब में, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर ये कह रहा है डेटा के अंदर, जिसके अंदर 25 प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, ये कह रहा है डेटा डॉट फॉर ईच प्रोडक्ट, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट के लिए एक नया डिव क्रिएट कर दो, मतलब एक नया कार्ड क्रिएट कर दो, जिसके अंदर का एचटीएमएल क्या रहेगा, एक इमेज, ठीक है। सिंपल सा इसने ऐसा कहा है, ठीक। अगर आपको इसमें इमेज में स्टाइलिंग लगानी है, आप यहाँ पर दे दो इसको आईडी, ठीक है। या फिर अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट इनलाइन सीएसएस भी लगाना चाहो, स्टाइल लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर लिख देना विड्थ वही करीब 400 पिक्सल, ठीक है। आपने ऐसे लिख दिया, यहाँ पर देखोगे आपका विड्थ आपकी कम हो गई, ठीक है। 400 पिक्सल को हटा के हम यहाँ पर 200 पिक्सल लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपके 200 पिक्सल विड्थ हो गई सबकी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ रहा है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में बस आपने एक खाली प्रोडक्ट कंटेनर को रख दिया। अभी तक क्या कर रहे थे आप, 20 बार कार्ड बना रहे थे, हर एक कार्ड हार्ड कोडेड था। आपको क्या करना पड़ा, खाली ये प्रोडक्ट कंटेनर को रख दिया, और डेटा जो भी आया आपने उसके ऊपर फॉर ईच लूप चला दिया, और वो कार्ड अपने आप बनता चला जा रहा है, हाँ सर। ठीक है। आपके 20-25 कार्ड बन गए। अच्छा, अगर आप यही सेम चीज यहाँ पर कंसोल पे देखोगे ना, जो आपका एलिमेंट्स आता है, ये आपका एलिमेंट्स आता है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो आपके कितने सारे प्रोडक्ट कंटेनर के अंदर हम लोगों ने असलियत में एको डिव नहीं डाल रखे, ठीक है। बट यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, कितने सारे आपके डिव आ रहे हैं, है ना। ये सब अब डायनेमिकली हो रहा है। अब आपको एक एक डिव खुद से हाथ से नहीं बनाना पड़ेगा। आपका एक डेटा आ रहा है, उसके ऊपर आपने लूप चलाया, और लूप चला के आपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर दिया सारे के सारे, ठीक। यस सर। सर ये तो जब प्रोडक्ट सर यहाँ एपीआई से आ रहे सारे, और सर अगर हमें अपने प्रोडक्ट डालने तो अपने प्रोडक्ट डालने हैं तो डॉट जेसन फाइल बना लो, हार्ड कोडेड डॉट जेसन फाइल बना लो। तुम्हें अपना अगर कोई डेटा डालना है, यहाँ पर डाल दो ऐसे करके, डेटा डॉट जेसन, ठीक है। डेटा डॉट जेसन नाम की फाइल बना लेना, यहाँ पर अलग अलग वो डेटा उसका की और वैल्यू डाल देना, ठीक है। जैसे आईडी टाइटल और वगैरह ये फिर सारी चीजें लिखी हुई हैं। सर फाइल को ऐड भी तो करना होगा। क्या हो गया, सर जेसन फाइल को कहीं पर ऐड नहीं करेंगे? ऐड नहीं होगा, यहाँ पर फेच की जगह आपको डेटा डॉट जेसन लिख देना है बस, कैसे? ठीक है। यहाँ पर जो आपने फेक स्टोर एपीआई लिखा है ना, इसको हटा के डेटा डॉट जेसन फाइल लिख देना, काम खत्म, ठीक है। हाँ सर ठीक। इसको ना थोड़े ढंग से हम लोग दिखाते हैं। अभी हम लोगों को क्या हो रहा है, प्रोडक्ट एक के नीचे एक आ रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमें ढंग की फॉर्म में दिखाना है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट कंटेनर इन सारे डिव का पेरेंट है, ठीक है। प्रोडक्ट कंटेनर के अंदर ही सारे प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, स्टाइल डॉट सी एस एस, क्या हो गया, इसमें तो चल रही है यार मेरे मोबाइल फोन में। उसमें उसका इशू आ रहा है इंटरनेट का, बोल्ड में। हटाओ इसको, बंद करो, अटक के रह गया ये। तो जियो वाले जैसा अनलिमिटेड डाटा ज़्यादा बेच रहे हैं ना, तो तभी उनका खुद का राउटर के लिए कम पड़ गया। अरे भाई, अभी तक हम बेखबर थे अनलिमिटेड डाटा से, हम फालतू का अपना नुकसान कराते रहेंगे। हम करवाते थे वही करीब 300 का होता है शायद से, 300 का होता है ना रिचार्ज, हम वही करवा रहे थे अभी तक। हाँ वही मेरे 310 रुपये लगते थे हर बार।
वो रिचार्ज करा लेते थे। अच्छा एक मेरा ये है, एक और मेरा सेकेंडरी है, उसमें एयरटेल वाला है, उसमें भी हम रिचार्ज कराते थे। और घर में मेरे राउटर लगा तो हम सोचते थे इसमें ज़्यादा का करवाए ना, तो बस 350 में अनलिमिटेड मिल रहा है, ये हमें आज पता चला। चल रहा है, ठीक है ठीक है। नो इंटरनेट भाई, नो इंटरनेट आ रहा ऊपर तो। चलो छोड़ो। तो देखो इसको अगर हम लोग और अच्छे से बनाए CSS वगैरह लगा के, तो आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। जो भी आपका प्रोडक्ट कंटेनर है, इस पे आप ग्रिड वगैरह लगा सकते हो, तो आपके सारे के सारे प्रोडक्ट शो होने लगे। बता दो। हाँ कट कर, rejoin कर, इसमें क्लिक करेंगे rejoin। हाँ ठीक है, आने लगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का देखो प्रोडक्ट कंटेनर है। इसको आप CSS यहाँ पर दे दो, हैशटैग प्रोडक्ट कंटेनर विथ विथ 100% डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है। और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स रिपीट 3,1 FR, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, आपका ये ग्रिड फॉर्मेट में दिखने लगेगा सारी चीजें, ठीक है। अच्छा अभी नहीं दिख रही, अगर एक बार रिलोड करें। ये क्या हो रहा है, स्टाइल्स। अच्छा हम लोगों ने यहाँ पर लिंक नहीं करी अपनी CSS, लिंक कर लो एक बार, लिंक स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। तो आपका ये ग्रिड फॉर्मेट में आने लगा, ठीक है। इसको आपको UI को और अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। UI को और अच्छे से करना पड़ेगा। अभी ये ग्रिड फॉर्मेट में ऐसा आ रहा है। एक काम करो, इसके UI को थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर अभी बस इसका इमेज शो हो रहा है ना, यहाँ पर अगर हम लोग H1 टैग भी डाल दें, ठीक है, H1, यहाँ पर आपका ऑटो कंप्लीट नहीं होगा, तो हर एक चीज आपको खुद से लिखनी पड़ेगी। H1 टैग के अंदर ठीक है, H2 टैग के अंदर यहाँ पर लिख देंगे हम लोग प्रोडक्ट डॉट नेम, या फिर प्रोडक्ट डॉट टाइटल होगा इसमें, जहां तक प्रोडक्ट डॉट टाइटल। यहाँ पर देखो इन सबका प्रोडक्ट का टाइटल भी आ गया, ठीक है। सारे के सारे प्रोडक्ट्स का टाइटल आ गया। आप यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस भी लिख सकते हो H3 में, प्रोडक्ट डॉट प्राइस, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट का प्राइस भी आ गया, ठीक। क्या प्राइस को, क्या आइडेंटिफाई करना चाहिए मतलब, हम समझ नहीं पा रहे। सबका अपना अपना है तो प्रोडक्ट। वो तो तुम एडिट पे पहुंच गए, अभी तो तुम बस प्रोडक्ट को गेट कर रहे हो। CRUD ऑपरेशंस होते हैं ना, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, ठीक है। वो तो जब अपडेट सीखोगे तब करोगे। ये अभी तुम किसी दूसरे की API को फेच कर रहे हो,
इसको अपडेट कहाँ से करोगे तुम? अपनी एपीआई बनाओगे ना, उसको अपडेट करोगे। भाई एपीआई भी किसी दूसरे के सर्वर पे है ना। देखो यहाँ पर और नीचे जाओगे, यहाँ पर है ऐड अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। और नीचे जाओगे, यहाँ पर एक और है गेट अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। आप एपीआई ऐसे बनाते हो एक एक, अपडेट अ प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको अपडेट करना पड़ेगा, अपडेट एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बाय आईडी, ठीक। आप जब इसमें फॉर्म में सीखोगे, इसमें आपके अलग अलग मेथड आते हैं, अलग अलग मेथड आते हैं आपके। बाय डिफॉल्ट ये वाला मेथड सेट रहता है जब आप फेच करते हो कोई भी चीज को, ठीक है। अभी और सारे मेथड्स हैं भाई। अपडेट करना है वो तो तुम्हारा अलग बन गया, एडमिन पेज बन गया। एडमिन पेज में जाके अपडेट कर सको एक एक प्रोडक्ट की आईडी को, ठीक है। अलग चीज हो गई पूरी। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको ढंग से बना लेते हैं। अच्छा, अगर हमें देखो, हमने ये जो डिव बनाया डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव, अगर इसको हमें क्लास देनी है, ठीक है, तो अभी हम लोग कहीं दे नहीं सकते, हमें कहीं पर डिव नजर नहीं आ रहा जो आईडी दे दें या क्लास दे दें, कुछ भी दे दें, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कार्ड डॉट क्लास नेम, कार्ड डॉट क्लास नेम, और यहाँ पर आप इसकी क्लास दे सकते हो, ठीक है। इसकी क्लास रख लेते हैं, कार्ड ही रख लेते हैं, या फिर प्रोडक्ट रख लेते हैं, ऐसे करके प्रोडक्ट, ठीक है। एक बार देखेंगे स्टाइल डॉट सी एस एस में, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करके डॉट प्रोडक्ट, और इसका बैकग्राउंड ग्रीन दे दो यार, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ठीक है। देखो सबका बैकग्राउंड कलर ग्रीन आ रहा है, ठीक है। तो आपने ऐसे वहाँ पर क्लास नेम दे दी। इसको थोड़ा सा ढंग से हम लोगों को करना पड़ेगा। पहले सबसे तो कार्ड्स को सबको छोटा करना है, ठीक है। स्टाइल डॉट सी एस एस पे आ जाना। अच्छा, ये सब जो चीज़ें हैं ना जो हमने अभी करी हैं, फेच करा है और ये ऐसे कर रहे हैं, जो हमने मिंत्रा का बनवाया था उसमें ये सब कुछ तुम लोग करना, ठीक है। और तुम लोग ये सब बनाना चालू कर दो जो हम बना रहे हैं। ये सेम चीज़ तुम लोग मिंत्रा में करना, एक प्रोडक्ट का वो बनाना अरे, या फिर कोई भी एपीआई एक उठा लेना, ठीक है, उससे फेच करना और उसको शो करना। इतना काम करना चालू कर दो। धीरे धीरे करके तुम्हारा ये प्रोजेक्ट एक बनता चला जाएगा, ठीक है। सीएसएस के यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड लिख देंगे, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स बॉक्स, साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट एक्सटेंशन नन, बॉडी बॉडी में विथ 100%, हाइट 100%, विड्थ 100%, ठीक है। ये आपकी बॉयलर प्लेट कोड होती है जो आपको हर बार लिखना पड़ेगा सीएसएस जब भी आप अपने में लगाते हो, ठीक है। ये आपको रटना पड़ेगा, बाद में समझ में आ जाएगा ये हम लोग क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोगों के पास क्या है, प्रोडक्ट कंटेनर, ठीक है। प्रोडक्ट कंटेनर को हम लोगों को थोड़ा ढंग से दिखाना होगा। यहाँ पर प्रोडक्ट कंटेनर डिस्प्ले ग्रिड रिपीट 3,1 पार्ट, ठीक है। और प्रोडक्ट कंटेनर के अंदर हम लोगों के पास क्या है, प्रोडक्ट कंटेनर के अंदर ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट कंटेनर के अंदर हम लोगों के पास प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट के अंदर हम लोगों के पास इमेज है, S2 है और एक S3 है, ठीक है। एक काम करना, इमेज के बाद ये जो S2 और S3 है, इन दोनों को S2 और S3 को एक डिव के अंदर कर लेना। ये बस हम CSS के लिए कर रहे हैं, ठीक है। S2 S3 को हम लोगों ने एक डिव के अंदर कर लिया और ऊपर हम लोगों की इमेज हो गई, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट के अंदर जो इमेज है, ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर जो इमेज है हम लोगों की, उसको हम लोग दे सकते हैं हाइट, हाइट
200 पिक्सल। प्रोडक्ट के अंदर जो इमेज है हम लोगों की, उसको हाइट हमने 200 पिक्सल दे दी। यहाँ पर देखोगे सबकी हाइट यहाँ पर ऐसी होगी 200 पिक्सल। ठीक है, ठीक। यहाँ क्या हम लोगों ने इसको विड्थ, अच्छा हाँ विड्थ यहाँ पर दे रखी, तभी ये दिक्कत दे रही है। इसकी हाइट हम लोगों ने यहाँ पर 200 पिक्सल कर दी है। यहाँ ये कुछ ऐसे लगने लगेगा। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर तुम CSS लगा के तो ये सब चीज़ कर भी सकते हो। ठीक है, इसमें ना थोड़ा सा टाइम भी जाएगा और मेहनत भी अलग से लगेगी। हम लोग एक देख लेते हैं टेलविंड CSS इस पे काम कैसे करेगी। तो ठीक है, आपकी टेलविंड CSS कैसे लगती है ये भी हम लोग देख लेते हैं। देखो टेलविंड CSS अगर आप लोगों को आती ना हो, ठीक है, तो ज्यादा ऐसे ना करना कि सर ने क्या नई चीज पढ़ा दी। ठीक है, ये इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, बहुत सरल है। जो आपका बैकग्राउंड कलर रेड लिख रहे थे, बीजी रेड हो जाएगा। ठीक है, हाइट आपकी मान लो जा रही थी 40 पिक्सल। ठीक है, तो आपकी हाइट हो जाएगी H-10। 4 का पहाड़ा चलता है, 10 4 10 40। ठीक है, हाइट आपकी होगी 40 पिक्सल। ठीक है, हम अभी बता देंगे, बहुत सरल है, जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे आता चला जाएगा। ठीक है, और इससे थोड़ा ना जल्दी काम हो जाएगा, हमें ये एक एक करके CSS लगानी नहीं पड़ेगी। और मेरी भी आदत अब छूट गई है नॉर्मल CSS यूज कर करके। ठीक है, सॉरी टेलविंड CSS यूज कर करके। तो हम वही वाली अपनी नॉर्मल CSS आप लोगों को लगाना हो लगा सकते हो, हम एक बार आपको टेलविंड CSS से भी करवा देते हैं। ठीक है, कि आपको इसको यूज कैसे करना है। यहाँ पर आपको टेलविंड CSS का एक CDN मिलेगा, ये रहा, देखो लिखा हुआ है स्टार्ट यूजिंग टेलविंड CSS इन योर HTML। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है ऐड योर कंपाइल्ड CSS फाइल टू द हेड एंड स्टार्ट यूजिंग टेलविंड यूटिलिटी क्लासेस टू स्टाइल योर कंटेंट। ठीक, तो यहाँ पर हमें कह रहा है कि इसका, अच्छा ये ऐसे लगाना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, इसका CDN भी आता है, प्ले CDN। हाँ ठीक है, ये देखो ये प्ले CDN है, ऐड द प्ले CDN स्क्रिप्ट टू योर HTML। आपको क्या करना है, ये जो आपको URL मिल रहा है, ठीक है, ये स्क्रिप्ट वाला, ठीक है, ये जो स्क्रिप्ट वाला URL मिल रहा है, इस पूरे URL को कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है, इसको पूरे को कॉपी करो। ठीक, और यहाँ पर अपने VS कोड में आके यहाँ पर पेस्ट कर देना CSS के बाद। ठीक है, यहाँ पर आप पेस्ट कर देना, ये आपका CDN होता है टेलविंड CSS का। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे होता है, जैसे हम style.css को पूरा हटा दें, अभी हम लोगों की style.css ये लिंक नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों का सब कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है। क्या नहीं, हेड के अंदर लिखोगे, हाँ स्क्रिप्ट का टैग। ठीक है, टेलविंड CSS का CDN, क्योंकि ये सब होते हैं, ये आपकी कोई फाइल नहीं होती, ये CDN होते हैं। ठीक है, उसमें लिखा भी है प्ले CDN करके, देखो प्ले CDN। ठीक है, इसका मतलब है बस खेलने के लिए आपको बता रहा है। टेलविंड CSS ऐसे नहीं आप यूज करते। ठीक है, बट अभी के लिए हम लोग ऐसे ही यूज करेंगे, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेटअप पे जाएंगे नहीं, उसमें टाइम बहुत लग जाएगा। ठीक, तो देखो अभी के लिए नॉर्मल हम लोगों के सारे प्रोडक्ट ऐसे शो हो रहे हैं। ठीक है, और हम लोगों को ऐसे शो करवाने नहीं है। तो आप प्रोडक्ट कंटेनर को देखो, आप लोग अभी तक दे रहे थे ग्रिड वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे क्लास नेम, क्लास नेम। ठीक है, और यहाँ पर लिखोगे जैसे कि हमें उसको ग्रिड की फॉर्म में दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं ग्रिड। ठीक, और उसमें लिखते थे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रिपीट 3,1 एफआर, तो 3 बॉक्स दिखते थे। ठीक है, आप यहाँ पर लिखोगे ग्रिड कॉलम्स, ठीक है, 3 या फिर 4, ऐसे करके लिखोगे। अच्छा देखिए ये काम करेगा कि नहीं। अच्छा अभी नहीं कर रहा डायरेक्ट, देखें जरा क्यों नहीं कर रहा, क्या एरर आ रहा है इसमें। The browser build of Tailwind CSS should not be used in production. To use Tailwind CSS in production, use the Tailwind CLI white plugin or Post CSS plugin.
अच्छा, इसको लग रहा है हम लोग प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है ये प्रोडक्शन के लिए नहीं यूज करना, तो इसको क्लास नेम हम लोगों ने लिख दिया ना, तभी कह रहा होगा। रिएक्ट में आप क्लास नेम लिखते हो, तो मेरी आदत वही पड़ी हुई है। आप यहाँ पर अगर नॉर्मल क्लास लिखोगे, देख, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो ये इसमें ऐसे यूज होता है, ठीक है। रिएक्ट में आप क्लास नेम लिखते थे, तो आप यहाँ पर जैसे आईडी और क्लास दे रहे थे ना, यहाँ आप HTML में सिंपल सा ऐसे लिख देना क्लास, जो भी आप क्लास लिख रहे थे, ठीक है। अगर आपको इसको ग्रिड फॉर्म में लाना है, लिख देना यहाँ पर ग्रिड, ठीक है। और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रिपीट 3,1 है, पर आप ऐसे लिखते थे, 3 बॉक्स दिखते थे। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा ग्रिड कॉलम्स, ठीक है, ग्रिड कॉलम्स, और यहाँ पर 3, ठीक है, ग्रिड कॉलम्स 3। आप यहाँ पर देखोगे 3 आपके दिखने लगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको सबके बीच में गैप देनी है, आप वो भी दे सकते हो, गैप 30 पिक्सल। यहाँ पर गैप हो जाएगी, अभी दिख नहीं रही है, तो हम लोगों को ना इसमें गैप आप 30 पिक्सल करके ऐसे नहीं डायरेक्ट डाल सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर लिखोगे गैप, अगर 30 पिक्सल आपको डालना है, ठीक है। यहाँ पर 4 का पहाड़ा चलता है, ठीक, 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा। अगर गैप 1 डालोगे तो यहाँ पर गैप दे देगा 4 पिक्सल, ठीक है। गैप 2 डालोगे, यहाँ गैप दे देगा 8 पिक्सल, ठीक है। गैप 3 डालोगे, यहाँ गैप दे देगा 12 पिक्सल, ठीक है। गैप 10 डाल दोगे, यहाँ गैप दे देगा 40 पिक्सल, ठीक है। आप यहाँ पर जब देखोगे, यहाँ पर देखो गैप आ गई इन दोनों के बीच में काफी, ठीक है। इन दोनों के बीच में काफी आपकी गैप आ चुकी है। तो ये कुछ ऐसे चलता है। अगर आपको पैडिंग देनी हो, पैडिंग देखो उसमें क्या होता था, अगर आप सिर्फ पैडिंग लिखोगे, 20 पिक्सल लिख दे, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम सब जगह पैडिंग आ जाती थी, ठीक है। यहाँ पर आप लिखोगे P डैश, मान लो 4 4 4 जा 16, 16 पिक्सल की इसने पैडिंग दे दी, ठीक है। 4 4 जा 16, 16 पिक्सल की इसने पैडिंग दे दी चारों तरफ से। अगर आप यहाँ देखोगे, आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा अंदर की तरफ का आ गया, ठीक है। आपका टॉप से भी, बॉटम से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी आपकी पैडिंग आ गई, ठीक है। ऐसा कुछ ये यूज करता है टेलविंड। अच्छा, अब हमें इसको भी ढंग से करना है, इन सारे प्रोडक्ट को भी। CSS में तो नहीं यहाँ देना पे पड़ेगा, सिर्फ HTML में। क्या हो गया? सब सर CSS में नहीं देना पड़ेगा, फिर HTML ही में देना पड़ेगा सर। हाँ, सबका सब आपको इसमें इनलाइन CSS का काम होता है, ठीक है। आपको सब यहीं पर देना है, क्योंकि इसमें ज्यादा होती नहीं है बड़ी प्रॉपर्टी और वैल्यू, तो यहीं पर सब कुछ दे दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। और क्या कर रहे थे, हाँ, इसमें हमें प्रोडक्ट में, अब जैसे कि देखो यहाँ पर ये दिक्कत आ जाएगी। आपका ये जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। प्रोडक्ट यहाँ पर तो बना नहीं हुआ, जो आप क्लास वगैरह देके उसको टेलविंड CSS दे दो, ठीक है। तो HTML CSS JS में यही प्रॉब्लम आती है, तभी हम लोग टेलविंड CSS रिएक्ट के साथ ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब अलग से यहाँ पर प्रोडक्ट को, यहाँ से अलग से प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपका वो JS में है, आपका HTML में नहीं है, ठीक है। तो वो हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा बहुत सारी चीजें यूज करते जाएंगे, जिससे आदत एक चीज की ना पड़े, ठीक है। कि आपका CSS यूज कर रहे हो तो अब पता चला उसी की आदत पड़ गई, वही यूज करने पे लगे हो, ठीक है। सारी चीजें यूज करना सीखो, और सारी चीजें, सबका अपना अपना एक इम्पोर्टेंस होता है हर एक चीज का। अभी आप एक एक कंपोनेंट खुद से बना रहे हो, ठीक है। अभी आप यहाँ पर ये सीखोगे, एक आती है, आप एक एक कंपोनेंट खुद से नहीं बनाते हो। यहाँ पर सेट CN UI, ठीक है, सेट CN UI, ये देखो बिल्ड योर कंपोनेंट लाइब्रेरी, ठीक है। इनसे आप कंपोनेंट्स को उठाते हो और इनके कंपोनेंट्स को यूज करते हो। यहाँ पर हम लोगों को कुछ अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स बने बनाए मिल जाते हैं, ठीक, एडमिन पेजेस वगैरह के लिए, ठीक है। कार्ड नंबर, नेम, क्रिएट अकाउंट, ग्राफ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अलग अलग आपको कंपोनेंट बने बनाए मिल जाएंगे। तो अभी आप ये भी सीखते हो, यहाँ पर आप खुद के भी कंपोनेंट बना के डालते हो। यहाँ लिखा आ सेट ऑफ ब्यूटीफुली डिजाइंड एक्सेसिबल कंपोनेंट्स एंड अ कोड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म वर्क्स विद योर फेवरेट फ्रेमवर्क्स, ओपन सोर्स एंड ओपन कोड, ठीक है। ये ओपन सोर्स है, आप खुद का कंपोनेंट बना के यहाँ पर पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। लोग अगर आपका यूज करेंगे, अलग अलग लैंग्वेजेस के साथ चलता है।
तो हर एक चीज आपको अपने हाथ से नहीं करनी रहती जब आप उसमें प्रोडक्शन में जाते हो। इतना किसी के पास टाइम नहीं है एक कंपोनेंट खुद से बनाएगा। ठीक है, पता चला एक 10 दिन का काम आपको लग गया 2 महीने। आजकल वैसे भी सबके पास टाइम की कमी है। तो आप लोग कुछ बनी बनाई चीजें आती हैं उनको ही यूज करोगे उनके ही तरीके से, क्योंकि वो सारी चीजें ऑप्टिमाइज्ड आती हैं। सारे सारे आपके उसके स्क्रीन के लिए ऑलरेडी वो ऑप्टिमाइज्ड रहती हैं, तो आपको खुद से कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो ये सारी चीजें। स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। तो हम लोग कर रहे थे प्रोडक्ट को कुछ सी एस एस दे रहे थे, तो यहाँ लिख देंगे डॉट प्रोडक्ट और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। यहाँ पर सबके पास अपना अपना एक बॉर्डर आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोगों को थोड़ा सा ढंग से करना पड़ेगा। मेरा अच्छा, मेरा ज़्यादा कुछ वही कहें, जूम ज़्यादा था मेरा, 200% था। ठीक है, ये कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये कुछ ऐसा लगेगा। एक काम करना, इसको हाइड दे देना। प्रोडक्ट के अंदर इमेज है ना, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट स्पेस इमेज, और इसको हाइट दे देना, हाइट 200 पिक्सल। यहाँ पर हाइट दे दोगे तो आपका ये हाइट ऐसे आ गया। ठीक है, 200 पिक्सल ये ले रहा है। 200 पिक्सल ज़्यादा कम हो गया, 300 पिक्सल। 300 पिक्सल, हाँ ठीक है, 300 पिक्सल ठीक है। अब प्रोडक्ट के अंदर जो हम लोगों का H2 में लिखा हुआ है डॉट प्रोडक्ट H2, ठीक है, जो हम लोगों का नेम लिखा हुआ है प्रोडक्ट का, उसमें हम लोग क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट H2, और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देंगे। फॉन्ट साइज फॉन्ट साइज 25 पिक्सल। तो आपके H2 का फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लाइन हाइट दे देना 0, लाइन हाइट 0। तो यहाँ पर आपका लाइन हाइट अच्छा बिल्कुल ही चला गया, छोड़। यहाँ देना 15 पिक्सल। ठीक है, इसको ना साइड बाय साइड ओपन कर लें। लाइन हाइट आप दे दो इसको 20 पिक्सल। ठीक है, और H2 को कह देना मार्जिन बॉटम से ले लो, मार्जिन बॉटम। अगर आपने कह दिया 40 पिक्सल, ठीक है, तो मार्जिन बॉटम देखो H2 ने अपने नीचे प्राइस में कितना ज़्यादा स्पेस दे दिया। ठीक है, इसने H2 ने अपने नीचे कितना स्पेस दे दिया, आप यहाँ पर लिख देना 20 पिक्सल। तो आपका ये स्पेस कम हो जाएगा। ठीक है, 20 पिक्सल भी ज़्यादा है, 10 पिक्सल लिख दो। ठीक है, ऐसा करके कुछ चलेगा। डॉट प्रोडक्ट और प्राइस आपका H3 के अंदर लिखा हुआ है। प्राइस को कह देना फॉन्ट वेट, थोड़ा सा बोल्ड हो जाओ, फॉन्ट वेट वही करीबन 600। तो प्राइस आपका थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, और इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ा देना, प्राइस का फॉन्ट साइज करीबन 20 पिक्सल। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा लगने लगेगा, 20 पिक्सल का फॉन्ट साइज हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपके प्रोडक्ट कुछ ये ऐसे आ गए। ठीक, आपके सारे के सारे प्रोडक्ट आ गए। आप चाहो तो ऊपर H1 में लिख सकते हो, index.html में आप यहाँ पर H1 में लिख लेना, H1। यहाँ पर आप अपने स्टोर का नाम लिख दो। अभी के लिए हम लिख दे रहे हैं fakestore.com। ठीक है, आपका H1 में यहाँ पर आ जाएगा fakestore.com लिखकर। ठीक है, अच्छा देखो कितना इजी रहता है टेलविंड CSS में। H1 में यहाँ पर आ रहा है लेफ्ट साइड में fakestore.com, हमें इसको बीच में लाना है टेक्स्ट को। तो आप CSS में लिखते थे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, आपका बीच में लाने के लिए यहाँ पर आप क्लास दोगे, यहाँ पर लिख दोगे टेक्स्ट हाइफन सेंटर, टेक्स्ट सेंटर। जो आपका टेक्स्ट होगा वो बीच में आ गया। ठीक है, आपका इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो आप यहाँ पर लिख दोगे
अच्छा इसमें देखो अलग अलग साइज रहते हैं, SM स्मॉल, MD मीडियम, LG लार्ज, एक्सएल जो लार्ज से बड़ा होता है, 2XL जो उससे भी 2 गुना होगा, ठीक है, 3XL जो उससे 3 गुना होगा, 4XL जो उससे 4 गुना होगा। ऐसे इसमें साइज रहते हैं। आपने यहाँ पर लिख दिया टेक्स्ट 3XL, ठीक है, 3 गुना बड़ा, तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, जो 3 गुना बड़ा हो गया ये, ठीक है। अगर आपको इसको और भी बड़ा करना है, आप यहाँ पर कह दो टेक्स्ट 8XL, ये 8 गुना बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर देखो कि ये 8 गुना बड़ा हो गया, ठीक है, टेक्स्ट 8XL पे 8 गुना बड़ा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो आपका ये बिल्कुल लग कर आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल ये लग कर आ रहा है। हमें क्या करना है, इसके अंदर भी पैडिंग देनी है, ठीक है, इसके अंदर भी पैडिंग देनी होगी। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, पैडिंग देनी है तो सिंपल सा आपको काम ये करना है, यहाँ पर लिख देना है P- मान लो 10, तो 4 दाम 40, ठीक है, 4 10 40, तो आपका 40 पिक्सल हो गया। क्या हो गया, हाँ हाँ नॉर्मल साइज के आपके, हाँ हाँ, H1 ठीक है। अच्छा इसने पैडिंग क्यों नहीं दी 10, यहाँ पर है ना पैडिंग, ठीक है। अगर देखो आपको ये सारी चीजें जाननी है, इनका पूरा का पूरा यहाँ पर डॉक्स है, ठीक है, डॉक्यूमेंट। कोई भी आप नई टेक्नोलॉजी पढ़ोगे उनके डॉक्स जरूर होंगे उनके पेज में, ठीक है, या उनके वेबसाइट में। सबसे बेस्ट तरीका होता है कोई भी टेक्नोलॉजी लर्न करने का, वीडियोस वगैरह छोड़ दो, पहले सबसे डॉक्स पे जाओ, वहां पर क्या कह रहा है एक एक स्टेप फॉलो करोगे, आपको वो खुद ब खुद बताता चला जाएगा, ठीक है। आपके जो वीडियो भी बनाते हैं वो भी डॉक्स पढ़ के वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो वीडियो आप 8 घंटे की चालू करोगे कभी खत्म करोगे नहीं, तो इससे बढ़िया आपका है डॉक्स अपना पकड़ो, ठीक है, 4 5 पेज पढ़ो एक दिन में, फिर दूसरे दिन में 4 5 पेज पढ़ो, ऐसे करा करो, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है आप डॉक्स पे जाओ कोई भी अगर नई टेक्नोलॉजी लर्न कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर देखो क्विक सर्च में जैसे हमें नहीं मालूम कि हमें पैडिंग कैसे देनी है, ठीक है, पैडिंग हमें कैसे देनी है हमें नहीं मालूम, यहाँ पर सर्च कर लो पैडिंग, ठीक है। यहाँ पर हमने सर्च कर लिया पैडिंग, क्योंकि ये CSS से बनी हुई है तो इसमें यहाँ पर लिख के आ गया पैडिंग। अब इसमें अगर हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये खुद ब खुद हमें बता देगी कि पैडिंग कैसे आपकी काम करेगी, ठीक है। यहाँ पर देखो खुद ब खुद इसने बता दिया पैडिंग आपकी काम कैसे करेगी। यहाँ पर बहुत सारे इसने एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ पर अलग अलग इसकी वैल्यूज हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये बोल रहा है P8 लिख दो, ठीक, तो आपकी पैडिंग 8 आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर अलग अलग है, PT लिख दो तो पैडिंग अगर सिर्फ टॉप से देना है तो PT, पैडिंग आपको बॉटम से देना है तो PB, ठीक है, पैडिंग लेफ्ट से देना है तो PL, और पैडिंग राइट से देना हो तो PR, ठीक है। आपका ऐसे करके सबके शॉर्टकट बन गए। इसने हर चीज यहाँ पर लिख रखा है डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट आप पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। और अगर आपको कोई कस्टम वैल्यू देनी है, ठीक है, लिख रहा है यूजिंग अ कस्टम वैल्यू, जैसे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर P10 नहीं देना, ठीक है। कई बार क्या होता है हमें ये वैल्यू यूज नहीं करनी, हमें खुद की वैल्यू देनी है, ठीक है। हमें क्या करना है पैडिंग देना है 25 पिक्सल, हमने सोच लिया है, ठीक है। तो आप कैसे इसको दोगे P-, ठीक है, आप यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा देना और इसके अंदर लिख देना 25 पिक्सल, ठीक है। आपकी कस्टम पैडिंग चली जाएगी 25 पिक्सल की, ठीक। यहाँ पर ये इसलिए नहीं जा रहा, टेक्स्ट का साइज हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया, ठीक है। यहाँ पर 2XL ले लेना, ठीक है। इसको हम लोगों ने किस तरीके से लिखा है भाई, ले क्यों नहीं रहा ये? अच्छा हम लोगों ने यहाँ पर CSS भी तो कर रखी है तभी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, अब आ गया, ठीक है, पैडिंग आ गई अपनी। ये CSS में हम लोगों ने दे रखा था ना, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था थोड़ा सा। यहाँ पर अगर आप P10 लिखोगे तो 40 पिक्सल की ये पैडिंग दे देगा, ठीक है, 40 पिक्सल की इसने पैडिंग दे दी। अगर आपको इसका साइज बढ़ाना है तो 2XL की जगह आप यहाँ पर लिख दो 8XL, तो आपका 8 गुना साइज इसका बढ़ जाएगा, ठीक। तो प्रॉपर समझ गए कैसे काम कर रहा है। तो अपना अभी के लिए ये ऐसा कुछ बन के आ रहा है, ठीक है।
अब ये काम आप लोग करना, ठीक है। सब लोग एक होम पेज बनाना, एक एपीआई को पकड़ना, ठीक है। अगर पेक्स्टोर एपीआई मिल जाए तो उसी पे काम करो अभी, तो आपको ज्यादा अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि पेक्स्टोर एपीआई में आपको लॉगिन वगैरह नहीं करना है। तो थोड़ी सा इजी पकड़ना, ठीक है, कोई भी एपीआई, और उसको अपने होम पेज पे डिस्प्ले करना जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अब हम इसमें ही काम करवाते रहेंगे। अब इसमें अगर हम लोगों के पास देखो 25 प्रोडक्ट है, अब हमें कोई एक प्रोडक्ट पे क्लिक करना है और उसी का डिटेल पेज ओपन होना चाहिए, जहां पर उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह, ऐड टू कार्ट वगैरह सब कुछ आना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास 25 प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो क्या यहाँ पर 25 डॉट एचटीएमएल फाइल बनाओगे कि बैकपैक डॉट एचटीएमएल, फिर है मेंस डॉट एचटीएमएल, ठीक है, फिर ये ब्रेसलेट डॉट एचटीएमएल, ऐसे करके आप पता 25 पेज बनाओगे? ऐसा तो होगा नहीं। एक पेज बनाओगे, टेम्पलेट की तरह उसको यूज करोगे डायनेमिकली, ठीक है। तो वो सारी चीजें इसी में हम करवाते रहेंगे, ठीक है। ऐड टू कार्ट और जितने भी आपके फंक्शनैलिटीज हैं, ठीक। और जितने भी लोग पुराने हैं, ठीक है, जिन जो लोग मिंत्रा वगैरह एचटीएमएल सीएसएस जिनका हो चुका है, अपने अपने प्रोजेक्ट शुरू कर दो, ठीक है। अपना अपना प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दो, जितने लोगों का भी एचटीएमएल सीएसएस हो चुका है। ठीक, वरना ऐसे करते रहोगे तो कुछ नहीं आने वाला। और यूआई को अपने मन से अच्छा बनाना, हमने यहाँ पर ऐसा बना दिया क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, बट खुद से तुम लोग अच्छे से बनाना थोड़ा, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें? टेलविंड सीएसएस में अगर कोई डाउट हो तो उसकी कोई चिंता ना करना, उसको अभी तुम लोग नॉर्मल सीएसएस यूज करना अगर करना हो तो, ठीक है। टेलविंड सीएसएस हमने करके दिखा दी कि ऐसा भी कुछ होता है, हम लोग ऐसे भी सीएसएस को लिखते हैं, ठीक है। अलग अलग लिखने का तरीका है। इसकी आप लोग फोटो खींच लो, ठीक है, और जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें ऐसे ही उसको इम्प्लीमेंट कर देना, और इसको समझने की कोशिश करना, छापने की नहीं। ठीक है, एंड कर रहे हैं हम क्लास। ओके सर।